स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर दिया, बस थोड़ा टेक्निकल ग्लिच शायद कुछ आ रहा है नए संसद भवन में। हाँ, हो गया। तो साथियों, हम डीएन हिंदी के दर्शकों को जोड़ चुके हैं और नए संसद भवन को लेके बहुत सारी चीजें चर्चा में है। और इसको लेके हमारे साथ पत्रकार हैं और राजपथ के प्लेटफॉर्म से हम लाइव हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप डीएन के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इंजीनियर स्नेहा नेशनल चौपाल से, आप जानते होंगे, उनको मौजूद हैं। और नए संसद को लेके बहुत सारी चर्चाएं जो आज हो रही हैं, क्योंकि उसमें क्या नए भारत की झलक दिखी है और क्या ये एक तरह से हिंदू राष्ट्र की नींव है। इसको लेके बहुत सारे जो लोग हैं लगातार ट्विटर पे चर्चा कर रहे हैं। और राजपथ से गौरव पाल हमारे साथ हैं और इस पे चर्चा करेंगे कि 2024 में वास्तविकता में क्या कुछ होने वाला है और क्या विपक्ष के पास रणनीति है और कैसे काउंटर करेगी बीजेपी को। बीजेपी जो है वो अपने रणनीति पे लगातार काम कर रही है और इस विषय पे हम लगातार बात करेंगे। और हमारे साथ जो 3 पत्रकार हैं, गौरव स्टार्ट करिए, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन में आज यही उद्घाटन जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। किस प्रकार से वहां पर जो चीजें हुई हैं उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और विषय आज का ये है कि आज के उद्घाटन से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि देश अब हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। जिस प्रकार से आज धार्मिक कर्मकांड किए गए संसद के भीतर और लोकतंत्र में राजदंड को, एक राजदंड है जिसको लोकतंत्र में सिंगोल जिसको कहा जाता है, उसको स्थापित किया गया, तो कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं और देखा जा रहा है कि अब ये सब चीजें हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रही हैं। लोकतंत्र में राजदंड का क्या काम, मतलब ऐसे सारे सवाल बहुत सारे आ रहे हैं कि लोकतंत्र में ये राजदंड क्यों स्थापित किया गया। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आप सभी लोग जानते हैं वैभव कुमार जी हैं डीएनएन से, और साथ में स्नेहा जी हैं नेशनल चौपाल से। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। जय भीम आप सभी को। जय भीम, थैंक यू। जय भीम, नमस्कार। तो अभी हमारे गेस्ट और हैं जुड़ने वाले हैं, तो उसके बाद जब वो जुड़ जाएंगे तो उनसे भी बात होगी। तो शुरू करते हैं इसी बात को लेकर कि वैभव जी, नए संसद का उद्घाटन आज हुआ है और काफी दिनों से मांग भी चल रही थी कि नए संसद एक नया संसद होना चाहिए, क्योंकि पुराने संसद में कुछ कमियां थी, वो छोटा पड़ रहा था और तमाम अन्य वहां पर दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से नए संसद आज देश को सुपुर्द कर दिया गया, सौंप दिया गया। मेन चीज ये है, चर्चा का बात ये है कि जिस प्रकार से नए संसद में जो आज तस्वीरें सामने आई हैं, मैं तस्वीरें आपको वो दिखा देता हूं। वो तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए मैं स्ट्रीम कर देता हूं उस पर। जैसे ये तस्वीरें आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलश पूजन कर रहे हैं और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं लेट कर, और अगल बगल उनके जो ब्राह्मण पुजारी खड़े हुए हैं वो फूल वर्षा कर रहे हैं। उसके बाद ये एक और फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ राजदंड को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा ये एक फोटो ये भी है। तो तमाम ऐसे फोटो हैं, ट्वीट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये एक और चित्र है संसद के भीतर का, जहां पर ब्राह्मण जो है, जो तमिलनाडु से शैव संप्रदाय के ब्राह्मण बुलाए गए थे, वो सब लोग बैठे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शब्बीर जी शायद जुड़ गए हैं, आ गए। जी, शब्बीर जी आ गए हैं। नमस्कार शब्बीर जी, स्वागत है आपका राजपथ पर। नमस्कार शब्बीर जी, आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट पे हैं, माइक अपना ऑन कर लीजिए। तो चलिए, आप ही से वैभव, मैं जिस प्रकार से बात कर रहा था कि जिस प्रकार से तस्वीरें आज ये संसद से आई हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, आज जो तस्वीर आई है उस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं पूरा ट्विटर भरा पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष वाक़ई में इसको एक सफल सक्षम मुद्दा बना पाया? बहुत दिनों से ये जो तिथि थी वो तय थी और देश भर में आपको मालूम है बहुत सारे संगठनों ने ये भी कहा था कि जो नए संसद भवन का नाम जो है वो बाबा साहब के ऊपर होना चाहिए था। माँग ये भी थी कि जो पुराना संसद भवन है उसके प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, आपको मालूम है। और हर साल जी 14 अप्रैल को एक सरकारी कार्यक्रम, आधिकारिक कार्यक्रम होता है जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और कम से कम कई लाख लोग उसमें दिल्ली के संसद मार्ग पर इकट्ठा होते हैं। जो लोग देख रहे थे और जो आज की तस्वीरें निकल के आई हैं, जो लोगों के जो डर थी, जो आशंकाएँ थी, वो बहुत हद तक वो सही बैठी हैं। लेकिन एक बात देखो आपको समझनी पड़ेगी कि पूरा विश्व जो है वो भारत की ओर देख रहा है और पूरे विश्व के जो अलग-अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उनके जो अलग-अलग विभाग हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को स्टडी करते हैं या फिर जो बाकी संस्थाएँ हैं, जो प्रेस फ्रीडम को स्टडी करती हैं, वो अपने सूचकांक देती हैं आपको और बताती हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कहाँ है और जो हेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ है, उसके अंदर जो है भारत कहाँ है। और ऐसे में जब संसद भवन से इस तरह की तस्वीरें आती हैं, हालाँकि बीजेपी के पास ये भी तर्क है कि उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना वहाँ कराई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 धर्मों की भी प्रार्थना हुई है। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम रहा, जो राजदंड को स्थापित करने का कार्यक्रम था, उसमें प्रमुखतः जो है वहाँ हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं वो मौजूद रहे और सदन के अंदर ये जो तस्वीरें हैं बहुत लोगों को परेशान कर सकती हैं, लेकिन भाजपा इसको अलग तरह से देखती है। अ, बस मेरा इतना ही कहना है इसमें कि विपक्ष को एक बात समझनी पड़ेगी कि जो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रतीक जो होते हैं और उसमें धर्म भी शामिल है, ये सारे ना बीजेपी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। इन मुद्दों पर खेलने से बचना चाहिए था और ये जो इश्यूज को बना रहे थे जिस तरह से ना, वो इतना बड़ा इश्यू बन नहीं पाया। जनता को ये इश्यू समझ में आएगा नहीं और इसमें बीजेपी को आराम से फायदा हो। कर्नाटक की हार के बाद आप देखिए कि बीजेपी बैकफुट पे थी, लेकिन इस मुद्दे पर वो बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि जो इमेजरी है, जो विजुअल्स आते हैं ना, वो देश की जो एक बहुसंख्यक जनता है, जो बीजेपी को वोट करती है, वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद करती है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये जो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो लोग नापसंद करते हैं, उनको तो बहुत परेशानी है, विचलित हैं वो। लेकिन मणिपुर जैसा बड़ा मुद्दा था, महँगाई, बेरोज़गारी जैसे, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे थे। इस अवसर पर उन मुद्दों को छेड़ा जा सकता था और देखिए दिल्ली में रेसलर्स भी बैठे हुए हैं, उनकी भी वाजिब माँगे हैं। अगर उस मुद्दे को बड़ा बनाया जाता ना तो ज़्यादा बेहतर था, बल्कि मणिपुर का मुद्दा जो है, वो विपक्ष को नज़र क्यों नहीं आया? वो भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। तो आंकड़े जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बीजेपी के पास आंकड़े हैं और राजनीति में क्या है, माइट इज़ राइट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यूँ तो बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन जो सत्ता का जो बहुमत है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। अब उसको कोई इस्तेमाल करे, उपयोग करे, दुरुपयोग करे, ये तो अब 24 में पता लगा कि उसको कितना नुकसान या फ़ायदा होता है। गौरव। जी, जी, वैभव जी। लेकिन वैभव जी जैसे मेरा ये सवाल मेरा एक और रहेगा, या स्नेहा से मैं सवाल लूँगा कि स्नेहा जैसे राजदंड, हम लोकतंत्र में रहते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लोकतंत्र देश में स्थापित हुआ, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद संविधान से देश चलता है और राजदंड जो है वो प्रतीक है राजतंत्रों का, तानाशाही का, मोनार्की का। तो ऐसे में जो ये राजदंड जो स्थापित किया गया है, इससे कहीं न कहीं संविधान का अपमान करने वाली बात तो नहीं आ रही है कि एक तरीके से मतलब जिसे हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, उसमें किसी प्रकार की राजशाही, राजतंत्र के का ज़िक्र नहीं किया गया है। ऐसे में संविधान के समक्ष एक और चीज़ को लाके वहाँ पे पेश कर देना और शीर्ष पे बिठा देना, तो कहीं न कहीं ये संविधान के क्या नाम है, अपमान वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल, अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है देश के अंदर या कोई भी फैसला होता है, तो उससे पहले ये देखा जाता है कि क्या संविधान के मूल भावना का को वायलेट हो रहा है उस फैसले से? क्या संविधान की मूल भावना को आहत हो रही है, उसके खिलाफ तो नहीं है? इस बात का पहले आकलन हर फैसले पर किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी फैसला आए, चाहे कानूनी आए या फिर संसदीय आए। तो यही पे सोचा जाता है कि ये संविधान के मूल ढांचे में बैठता है, कहीं मूल ढांचे को खतरा तो नहीं है, मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं जाता है, ये बात पहले सोचनी पड़ती है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, तो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो बढ़ती हुई नजर आई और
मूल ढांचे को आहत करना जो है, संवैधानिक मूल ढांचे को आहत करने का काम लगातार हमको देखने को मिला है 2014 के बाद। इतना ही नहीं, अभी जो हम देख रहे राजदंड का इस्तेमाल करना प्रतीकों के स्वरूप में, क्योंकि इसके पहले जो हमारे प्रतीक रहे वो अशोक स्तंभ रहा, अशोक चक्र रहा, इस प्रकार के हमारे पहले प्रतीक रहे थे। लेकिन प्रतीकों की राजनीति बीजेपी ने बड़ी जोरों शोरों से शुरू किया। शहरों के नाम बदलना, ये भी एक प्रतीकों की राजनीति रही। सिलेबस को चेंज करना, ये भी प्रतीकों की राजनीति रही। और ऐसे में मूल ढांचे को लगातार आहत करने का जो काम है 2014 से होता हुआ नजर आया। इससे नुकसान तो सिर्फ भारतीयों का नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो मतलब भारत का जो नुकसान होगा, भारत ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि जो भारत की खराब हो रही है, उसका सारा श्रेय जो है वो इस देश की सरकार को जाता है। और ये जो हम देख रहे हैं राजदंड का इस्तेमाल करना, वो बता रहा है कि जिस प्रकार से हम देश के अंदर ये कहते हैं कि हम प्रबुद्ध भारत स्थापित करना चाहते हैं, जो इस प्रकार की विचारधारा की बात माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि प्रबुद्ध भारत ये वो होता है कि जहाँ पर हर किसी को अधिकार होगा, हर किसी के साथ न्याय होगा, भाईचारा होगा, वो कंसेप्ट एक होती है। तो उसी प्रकार की एक कंसेप्ट इस देश के अंदर बीजेपी की भी है, आरएसएस की है और तमाम हिंदुवादी संगठनों के। और वो चोल राजवंश को देखते हैं, चोल शासन व्यवस्था में वो अपने आप को खोजते हैं, और उसी को देखते हुए उन्होंने ये राजदंड वाला जो है सिंबल, इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन सिर्फ इतना ही हम नहीं कह सकते, इसके आगे भी काफी कुछ बीजेपी जो है वो इस रास्ते के लिए, हिंदू राष्ट्र को पाने के लिए या फिर बनाने के लिए काफी कुछ प्रयास कर चुकी है। और काफी वो सफर, उनका जो सफर है वो काफी सफर, उन्होंने लंबा सफर तय कर लिया है। हम इस बात की अब तक जो है इस पर नहीं पहुंच पाए थे कि क्या हिंदू राष्ट्र बन रहा है, बनेगा, लेकिन जिस प्रकार की उनकी कोशिशें लगातार जारी है, इससे आने वाले समय में पूरे देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संवैधानिक मूल ढांचे को भी खतरा है। हाँ, जिस प्रकार से हमने देखा कि चोल राजवंश का प्रतीक बताया जाता है सिंघोल, और कांग्रेस की तरफ से भी और कुछ पूर्व इतिहासकारों ने भी सवाल उठाए हैं कि नेहरू को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू को ये माउंटबेटन ने नहीं सौंपा था। ये जनसत्ता का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें खबर छपी थी कि ये सौंपा नहीं था। जिस परिवार ने ये बनाया है, जो जौहरी परिवार ने ये बनाया है, उस परिवार के लोगों तक को ये नहीं पता था। और उस आर्टिकल में आरएसएस का आरएसएस का एंगल भी इस सिंबल के पीछे रखा गया था। लेकिन हम बात करते हैं, जैसे चोल साम्राज्य को आइडल साम्राज्य बताकर, जैसे पहले राम राज्य की बात आई और चोल साम्राज्य से ये राजदंड लेके आया गया, तो वहीं अगर वैभव जी हम चोल साम्राज्य के सामाजिक ढांचे की बात करें, जिसको आज आइडियल बनाकर देश के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, तो चोल साम्राज्य का सामाजिक ढांचा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय कैसी व्यवस्था रही और किन लोगों का शासन रहा, क्या रहा? क्योंकि हमारे दर्शक भी जाने कि जो चोल साम्राज्य है जिसको आज ये पेश करना चाह रहे हैं, उस समय का वो साम्राज्य कैसा था? देखिए, एक तो हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि जो विजेता होते हैं, जो विनर्स होते हैं, जो विक्टोरियस होते हैं, हिस्ट्री उनकी होती है। और ये जो शासक वर्ग रहे हमेशा, इनके शासन कालों में आप देखेंगे जो 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद वहाँ जो निम्न जातियां जिनको बताया गया, जो बेसिकली ऋग्वैदिक काल के बाद और पहले मिलेनियम में धीरे धीरे करके वो आइडेंटिफाई हो गई, क्योंकि जो कास्ट थी वो इनिशियली इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं थी। तो गुप्त काल के बाद 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद ही डाइवर्सिफिकेशन शुरू होता है। और जब जो आप चोल की बात कर रहे हैं, वहां भी जो स्थिति है, जो राज करने वाला वर्ग था, जो राज पुरोहित वर्ग था, वही सत्ता का पूरा हकदार था। और उसमें अंश मात्र भी जो है आप देखेंगे कि कोई एक लोकतंत्र की या लोकतांत्रिक भागीदारी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो संसद है, देखिए, इसमें संविधान के अंदर जो निहित भावनाएं हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है, जो सर्वधर्म संभाव की भावना है, वो नजर नहीं आती। और आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें भी वो ज्यादातर पे नजर नहीं आई। हालांकि उन्होंने जानबूझकर एक सर्वधर्म प्रार्थना की है जिसमें सभी धर्म के लोग जो थे वहां बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन आप जी, देखिए, इतना आसान नहीं है इन लोगों को समझना, और जो ताकतें हैं ये एक दिन में मजबूत नहीं हुई हैं। दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी की भी है ना, कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उसका विरोध करती? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कहती कि पूरी सेरेमनी पे जो आज का कार्यक्रम रहा उसमें एक जाति का वर्चस्व था? और देश भर के जो महिला बिल्कुल। संगठन है
जो महिला अधिकार संगठन है वो क्यों नहीं कहते कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी? तो ये तो जी एक बिल्कुल अपर बिल्कुल। कास्ट मेल अपर कास्ट डोमिनेंस का बहुत जबरदस्त प्रतीक था। और यही जो है लिटरेचर्स में रहा है, जहां से ये पूरी की पूरी अपनी विचारधारा को लेते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है सेक्युलरिज्म। लेकिन आपको तो पता ही है ना कि ये ताकतें, इनको सेक्युलरिज्म तो पसंद ही नहीं है ना, सेक्युलरिज्म की तो बिल्कुल नफरत करते हैं। सेक्युलर को तो ये ट्रोल करके सिक्युलर बोलते हैं, SICULAR, जैसे कि जी 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 बिल्कुल। अम्बेडकरवादियों को भीमटा बोला जाता है। तो हर वर्ग के लिए एक शब्द है, और हर चीज को डिमोनाइज करने के लिए एक ऐसा शब्द है जिससे कि आम जनमानस के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन सके उसकी। तो सेकुलरिज्म जो है उससे तो नफरत करने वाले बहुत लोग आ गए हैं, कि उनको लगता है कि सेकुलरिज्म जो है वो फलां धर्म को वीक करता है। और जी जी। कांग्रेस पार्टी खुद विधानसभा में गौमूत्र से शुद्धिकरण करवा रही है कर्नाटक में। असल में ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद ही ईमानदार नहीं है इन मुद्दों के ऊपर। अगर ईमानदार होती तो फिर आज देश इस स्थिति में थोड़ी होता। सही शुरुआती बात। 3-4 दशक की सरकारें किसकी रही थी इस देश के अंदर? तो जब ये धीरे धीरे करके ये फांसीवादी ताकतें जो पनप रही थी, बढ़ रही थी, मजबूत हो रही थी, कांग्रेस क्यों नहीं खत्म कर पाई उनको? और कांग्रेस की जी जी। सरकार तो अभी भी रही थी। ये जो हालिया सरकार चल रही है एनडीए की, इससे पहले किसकी सरकार? 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी ना। तो फिर जी आप देश को उस दिशा में क्यों नहीं ले गए कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट डेवलप होता, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन चीजों का इस्तेमाल करती रही है, करती है। एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो वहाँ गौधन, गौमूत्र, इन सब के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। वो तो वहां तो गौमूत्र जो है सरकार बेच भी रही है, और गोबर खरीदने के लिए उन्होंने रेट भी जारी कर दिए हैं कि। तो उसी पिच पे खेलना पसंद करती है कांग्रेस पार्टी, जिस पे बीजेपी मजबूत है, और फिर बाद में परेशान होती है कि हम हार क्यों गए। जी जी। जी हमारे साथ शब्बीर पठान जी जुड़ चुके हैं, जो कि संविधान प्रचारक हैं और महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार शब्बीर जी, जय भीम। अपना माइक आप ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नीचे इंटरफेस में नीचे माइक। हाँ हेलो, जी जय जी भीम जी। सर। जी सुन जय पा भीम रहे हैं जय आप? भीम बोलिए सर, बोलिए। आपको सुन पा रहे हैं। तो सर जैसे हम लोग आवाज चर्चा पहुंच कर रही रहे है? हैं। हाँ आवाज पहुंच रही है आपकी। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज जो संविधान जो उद्घाटन हुआ है संसद का, और वहां पर धार्मिक कर्मकांड किए गए, और जिस प्रकार से वहां पे जो हिंदुत्ववादी प्रतीक जो वहां पर आवाज स्थापित पहुंच पा रही किए है गए। क्या आप तक? जी पहुंच पा रही है, पहुंच पा रही है। जो हिंदुत्व, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? शबीर भाई उनका आवाज आ रही है आपको? उनको आवाज नहीं जा रही है शायद। अच्छा। आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? आवाज बहुत शबीर। उसमें एरर बहुत है। अच्छा। आपके एरर बहुत नेटवर्क है। में कंजेशन, आपका नेटवर्क में कंजेशन हो रहा है। जी 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 तो आप तक आवाज पहुंच रही है अभी? जी। जी तो सर जिस पर एक सवाल आपसे नेटवर्क ले का बहुत लेते हैं हम। प्रॉब्लम है मेरे इधर, है ना। सर आप हाँ लाइव आप हैं, दर्शक आपको सुन रहे हैं। गौरव सवाल पूछ रहे हैं, एक बार सवाल सुन लीजिए प्लीज। एक बार सवाल सुन लीजिए सर। सर जैसे जो आज उद्घाटन हुआ है संसद का, और वहां पर जो हिंदुत्ववादी प्रतीक स्थापित किए गए हैं और जो कर्मकांड किए गए हैं, और आप एक क्या नाम है, संविधान प्रचारक हैं, तो आप इस चीज को, इस प्रकरण को, इस कृत्य को किस रूप से देखते हैं, और आगे आने वाले समय में ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कितना घातक हो सकता है? जी शब्बीर जी। जी जी। आपसे कि सवाल ऐसा पहुंच है गया? कि लोकतंत्र की बात, अगर हम संवैधानिक भारत की बात अगर करते हैं, और संविधान और संसद भवन की बात अगर हम करते हैं, तो ये संसद भवन में जो आज किया गया, ये कोई यानी संवैधानिक तरीके से हुआ है ऐसा कहना मुश्किल है। क्योंकि डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र में, संवैधानिक किसी भी देश में, हमारे देश में अगर हमारे देश की बात हम अगर करते हैं, तो जो भी होना चाहिए था ये संविधान के दायरे में होना चाहिए था। अच्छा, संविधान के दायरे में अगर हम ये लोग करते हैं, और जो हमने देखा कि आज दिन भर प्रोग्राम चलाया गया
संसद भवन का उद्घाटन का, तो उसमें जो ट्रेंड आप देखेंगे तो ट्रेंड में आपने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर किसी एक मजहब की तरफ अग्रेसित है। और ये हमको समझना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। ये लोकतांत्रिक नहीं है, ऐसा क्लियर कहा जा सकता है। और जो कुछ भी अब रही बात ये है कि अब यानी क्या इस देश को मतलब संवैधानिक भारत को खत्म करने का कार्यक्रम है, या ये भी जो संभावनाएं है, संभावनाएं तो खुले तौर पर देखी जा सकती है कि भाई ये कार्यक्रम जो है संवैधानिक से नहीं चलाया जा रहा है, संविधानिक से नहीं चलाया जा रहा है। और इस देश में खतरे की बात क्या है, ये तो खुला एजेंडा सामने है, लोगों को नजर आ रहा है। और हम लोग जो है, हम लोगों को ये चाहिए कि भाई हम इन बातों को समझें, क्योंकि इनके तो तेवर ही नजर आ रहे हैं ना कि लोकतंत्र को खत्म करना है। जी जी शब्बीर जी। तो जैसे हम बात चर्चा कर रहे थे कि ये जो भाजपा का एजेंडा शुरुआत से ही हिंदू राष्ट्र को लेकर रहा है और इसी चीज को लेकर भाजपा ने हमेशा वोट मांगा है। तो एक बहुसंख्यक समाज जो है देश का, वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ आकर्षित होता है। और आप तमाम जितने भी धार्मिक चीजें देश में हो रही हैं, फिर चाहे वो बाबा जिस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार हो, और जो सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति जिस प्रकार से देश में चल रही है, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की पराकाष्ठा जो भाजपा करती है, तो 24 के चुनाव में अगर विपक्ष को इनके खिलाफ खड़ा होना है तो किस रणनीति को लेकर चलना पड़ेगा? क्योंकि जिस पिच पर भाजपा इस समय खेल रही है, उस पिच पर वो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर खेल रही है। जी शब्बीर जी। सर थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम जा रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आने की वजह से, लेकिन आपकी बात मेरे को समझ में आ गई कि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा बीजेपी का चलाया गया, ये ऐसा जो आपने कहा है, तो देखो ऐसा है कि यानी कोई भी एक चीज ये तो समझ में क्लियर साफ हो जाता है कि जिस तरह कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसको किसी धर्म के आधार पर चलाया जाए तो वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो उसी रास्ते पर इस देश को चलाया जा रहा है। अब ये जो सोच मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो लोग अगर हिंदू राष्ट्र का की बात को अग्रेसित रखकर उसको मकसद बनाकर अगर वो लोग इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस देश यानी लोकतांत्रिक देश को यानी हम में ये जवाबदारी इस देश के नागरिकों को भी की तरफ भी आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 51 का में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, मूलभूत कर्तव्य भी है। और कहीं ना कहीं उन कर्तव्यों का पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग इन लोगों की ताकत बढ़ रही है और ये लोग अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। बिल्कुल सर। स्नेहा, जैसे आप एक महिला हैं और चोल वंश के साम्राज्य की उस पर ये पूरा प्रकरण हुआ, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो चोल वंश के साम्राज्य में महिलाओं की जो स्थिति थी, आपने भी शायद उसको लेकर लिखा हुआ था, और आप एक महिला हैं उस पर बेहतर बता सकती हैं कि जिस चोल वंश के सपने आज ये देश के लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उसका राजदंड लगाकर हम उसी प्रकार से भव्य राज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका साम्राज्य श्रीलंका तक था, इंडोनेशिया तक था, लेकिन उस साम्राज्य में महिलाओं के क्या हालात थे, आप उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। जी गौरव, जैसे हम अगर ये बात करते हैं चोल राजवंश की, तो आज मैंने कुछ ढूंढा चोल राजवंश के बारे में, तो हमने सामाजिक स्थिति पहले अगर देखी तो सामाजिक स्थिति में वो वैदिक धर्म को मानते हैं। और जो जैसे कि चोल राजवंश जो उदय में आया, मतलब उसकी जो शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत ही हमको ये समझना चाहिए कि चोल राजवंश की शुरुआत जो होती है वो सामंतों द्वारा होती है। मतलब चोल राजवंश का जो स्थापना करने वाले जो लोग हैं वो कुछ सामंत है। पहले वो किसी दूसरे राजाओं के पास वो सलाहकार या संरक्षक के तौर पर काम करते थे, या फिर उनके जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे, चाहे विवाह हो चाहे राज्याभिषेक हो, ऐसे कार्यक्रमों को लेकर वो वहां सलाह देते थे और मुख्य चर्चाओं में वो शामिल रहते थे। मतलब ये कौन करता है, ये संरक्षक कौन रहता है, सलाहकार कौन रहता है राजाओं का? तो इतिहास उठा के देख लो, अगर राजपाट कोई क्षत्रिय कर रहा है तो उसके पड़ोस में जो खड़ा रहेगा वो होता है ब्राह्मण।
वो उसे ज्ञान देता है, वो उसे राह दिखाता है, वो उसे सलाह देता है। और वही लोग हैं जिन्होंने चोल राजवंश की स्थापना की। तो वो चोल राजवंश की जब स्थापना होती है तो वो एक ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ऐसी व्यवस्था को लेकर वो लगातार काम करते हैं। और चोल राजवंश में सती प्रथा जो है वो चरम सीमा पर थी, मतलब महिलाओं को अधिकार नहीं है। वो एक इस प्रकार से प्रचलित करते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में 50% महिलाओं को भी वो ग्रहित पकड़ते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी ने नहीं बताया कि महिलाओं को उन्होंने कैसे पैदा किया, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि संविधान ने वोट का अधिकार तो सबको दिया है, महिलाओं को भी दिया है, तो अब वो ऐसे एक बताते हैं कि नहीं महिलाएं जो है वो घर की प्रमुख है, इस प्रकार से बताया जाता है, या सक्षमीकरण सशक्तिकरण के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। लेकिन हाल ही में जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो महिलाओं की हालत वही है जहां पर वर्ण व्यवस्था ने उसे रखा था, जहां पर इस देश के धर्मशास्त्रों ने रखा था। और चोल राजवंश इससे कुछ परे नहीं है, इससे कोई अलग नहीं है। चोल राजवंश सती प्रथा का समर्थक रहा है। जाति व्यवस्था जो है वो कड़ी रही है। और इतना ही नहीं, सब सेपरेट सेटलमेंट जो है उसके लिए भी चोल राजवंश जिम्मेदार है। उन्हें ब्राह्मणों की बस्तियां अलग और गैर ब्राह्मणों की बस्तियां अलग रखने में चोल राजवंश जो है वो कामयाब रहे और उन्होंने वो काम किया सफलतापूर्वक। और अगर इसको आइडियल मानते हैं जहां पर महिलाएं सती जाती हैं, आज भी जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, जहां महिलाएं बिकती है, महिलाओं को बेचा जाता है, उस व्यवस्था की जो बात होती है, तो वो चोल राजवंश और राम राज्य हिंदू राष्ट्र ये कुछ अलग नहीं है। मुझे लगता है जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, फिर चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राज हो, राम राज्य हो या फिर चोल राज हो, ऐसा राज्य या फिर ऐसा राष्ट्र हम कभी भी स्थापित करें, अगर करते भी हैं तो हम अपने आप में एक उसे कहे सृजनशील समाज जिसे कहते हैं, वो सृजनशील समाज हम बनाने में नाकामयाब होते हैं। क्यों? और आज की तारीख में जिस चोल राजवंश को लेकर का उदाहरण देकर आज संसद में जो भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें ये चोल राजवंश का वो जिक्र करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र नहीं करते। आज महिलाएं जो है, महिलाओं को जो कुछ भी मिला है वो ना इस जब दुनिया की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा ने भी जो अधिकार नहीं दिए, वो अधिकार बाबा साहब देते हैं। लेकिन संसद के अंदर वो जिक्र करते हैं, वो जिक्र किसका करते हैं? चोल राजवंश का, जहां पर महिलाएं सती जाती है, जहां पर महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है, जहां पर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होते। और ये आज की बात नहीं है। अगर हम 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई तो हमने अपने प्रधानमंत्री के कई रूप देखे हैं। एक रूप मुझे याद आता है वाराणसी में, जब वो भगवा ड्रेस पहनकर गंगा जल हाथ में लेकर चलते हैं। तो अगर ये प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र से अगर हमको एक भगवा वस्त्र पहनकर गंगा जल हाथ में लेकर कोई प्रधानमंत्री नदी में डुबकी लगाता है और साधु के भेष में नदी में डुबकी लगाता है और गंगा माँ को प्रणाम करता है, तो हमें इससे दिक्कत है। क्योंकि ये जो अधिकार हमको मिले हैं ये किसी चोल राजवंश से हमें नहीं मिले हैं, ना ही किसी हिंदू राष्ट्र से मिले हैं, ना ही राम राज्य से मिले हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन जो झलक दिखती है फिर भी आज की तारीख में, जिसे हम आज मॉडर्न इंडिया कहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं, तो ऐसे में जब मीडिया पे चर्चा भी होती है तो चर्चा में ये कहा जाता है, मतलब विश्लेषण करने वाले लोग ये कहते हैं, जब प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो कि हिंदू प्रधानमंत्री की झलक, हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री की झलक वो प्रधानमंत्री में देख रहे हैं। तो ये जो चीज आ रही है ये कहीं ना कहीं उसी वर्ण व्यवस्था की देन है जहां पर महिलाओं को अधिकारहीन रखा गया था। और उसी का ट्रेलर जो है वो आज तक हम देखते आए हैं, उसे समझने में शायद काफी देर हो गई है इस देश की महिलाओं को, मुझे लगता है। स्नेहा, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ऐसे मैंने भी पढ़ा था थोड़ा, तो देवदासी प्रथा जिसको हमारे समाज में सबसे घिनौनी प्रथा कहा गया है, देवदासी प्रथा, उसकी शुरुआत भी चोल राजवंश से हुई थी। और इतिहास में ये लिखा गया है कि जिस समय जो चोल राजवंश की रानियां थी, वो मंदिर बनाने के लिए उनको अधिपत्य, मतलब उनको आगे रखा जाता था, वो मंदिर जो पूजा पाठ कर्मकांड में आगे रहती थी। तो ऐसे में देवदासिया जो इतनी घिनौनी प्रथा है जिससे हमारे देश की कई हजार लाखों महिलाओं की जिंदगी को तबाह किया, वो भी उस समय शुरू हुई थी। तो एक सवाल, आखिरी सवाल ले लेते हैं वैभव, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा राजनीति से जुड़ा ये सवाल है कि हम देखते हैं कि भाजपा में दो गुट हैं, एक ठाकुर गुट है, एक ब्राह्मण गुट है। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आती है
और हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी राजनीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में हमको कुछ और ही नजर आता है। तो जिस प्रकार से आज हमने ये दृश्य देखा कि तमिलनाडु से एक ब्राह्मणों का पूरा हम टीम कह लीजिए या फिर पूरा उनका एक पूरा उनका समूह आया हुआ था, तो ऐसे में उत्तर भारत के किसी ब्राह्मण या धर्मगुरु को इस कार्यक्रम में बुलाकर उस प्रकार से नहीं वहां पर दिखाया गया, बिठाया गया जिस प्रकार से पहले होता आया है। मतलब उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े ऐसे ब्राह्मण गुरु हैं, मतलब कई ऐसे ब्राह्मण हैं, कई ऐसे धर्म गुरु हैं जिनको बुलाते थे नरेंद्र मोदी, उनसे मिलते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के कुछ एक समूह वहां पर नजर आया। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या कोई राजनीतिक खेल है तमिलनाडु के लिए इसमें? देखिए, बीजेपी जो है ना वो अपने दक्षिण कार्यक्रम को मजबूत कर रही है। आप समझिए कि बीजेपी जो है वो बहुत सिस्टमैटिकली चलती है और मतलब एक आम विश्लेषक को समझ भी ना आए उतनी गहन उनकी सोच और उनकी रणनीति होती है और वो कई दशक आगे तक का प्लान करके चल लेते हैं। ये उनकी क्षमता है क्योंकि उनके पास जो संगठन है आरएसएस के रूप में वो एक शाश्वत संगठन है, वो व्यक्ति प्रधान संगठन नहीं है। आप ये समझिए कि व्यक्ति प्रधान संगठनों और ध्येय प्रधान संगठनों में फर्क ये होता है कि व्यक्तियों पर निर्भरता होती है व्यक्ति प्रधान संगठनों में, उसमें लोगों के जीने मरने से मूवमेंट कमजोर या मजबूत हो जाता है। लेकिन जहां ध्येय प्रधानता आ जाती है वहां लोग आएंगे जाएंगे, पद बदलते रहेंगे, लेकिन वहां क्योंकि प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो आपका ध्येय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो ध्येय है वो तो आपको मालूम ही है, पूरे आरएसएस ने देश को समझा दिया है और वो अपने वैचारिकी के लोगों को अपने साथ जोड़ चुकी है। वो स्कूलों से शुरू करती है, वो लोगों को जोड़ना स्कूलों से शुरू करती है। साउथ में जो आप राजनीतिक रूप से पूछ रहे हैं, देखो आप बीजेपी की ताकत देखिए। वैसे तो खैर मैं बता दूं कि अब परिसीमन भी होगा और अमेंडमेंट होगा, क्योंकि अब 880 के आसपास लोकसभा की सीटें होनी है, राज्यसभा की बढ़नी है और उसमें भी बीजेपी के पास कोई प्लान होगा कि वो किस तरह से लाभ ले सकती है। लेकिन आप देखिए, आंकड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें जो हैं हालिया चुनाव में जो हुए थे बीजेपी के पास है। दो शायद मेरे को लगता है घटकों के पास होगी, उनके अपना दल के पास 64 होंगी। 25 में से राजस्थान की 25 सीटें जो हैं, 25 में 24 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। एक हनुमान बेनीवाल जो है वो सांसद जीते हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। एक कमलनाथ के बेटे जीते हैं छिंदवाड़ा से। इसके अलावा गुजरात की कितनी है, 26 में से 26 सीटें उनके पास हैं। बिहार में भी 40 में 17 सीटें उनके पास हैं। दिल्ली की 7/7 उनके पास हैं। हिमाचल की जो है 4 में से 3 है। उत्तराखंड की 5/5 है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें हैं। तो बीजेपी अपनी सारी ताकत जो लेती है ना वो इस काओ बेल्ट से लेती है, जिसको हिंदी बेल्ट कहा जाता है। और आप दक्षिण भारत के जो प्रगतिशील लोग हैं ना, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो फिलहाल जो है वो उल्हाना और ताना देते हैं उत्तर भारत के लोगों को कि भाई ये किस तरह के लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि धर्म की राजनीति हो रही है, राष्ट्रवाद को इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है। तो वो कोशिश करना चाह रही है कि दक्षिण की तरफ चीजों को बदला जाए। तमिलनाडु में भाजपा का सांसद नहीं है। आंध्र प्रदेश में 21 के आसपास होंगे शायद सांसद, उसमें भी बहुत भागीदारी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब आंध्र के सांसद का नंबर बढ़ेगा, जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित कर चुके हैं, वो तो नतमस्तक हैं सामने बिल्कुल बीजेपी के। उड़ीसा में उनकी भागीदारी नहीं है बिल्कुल भी, उड़ीसा में शायद 17 सांसद हैं। केरला में भी उनकी भागीदारी। तो ये दक्षिण के जो राज्य हैं ना, अगर उत्तर भारत से भाजपा को नुकसान होता भी है इन सारे मुद्दों की वजह से, मान लीजिए रेसलर्स वाला मुद्दा है, ब्रजभूषण सिंह वाला मुद्दा है, देश देख रहा है कि आज किस तरह का सलूक उनके साथ किया गया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भी बड़ा नहीं बना पाता। अगर विपक्ष चाहे तो इस मुद्दे को तो कम से कम बड़ा बना ले। और विपक्ष भी देखिए बटा हुआ है, विपक्ष के अपने अपने अलग अलग विचारिकी है, अलग अलग उनके मुद्दे हैं, और इसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका है क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय सरकार चला रही है। आप देखेंगे तो बीजेपी मैप, बहुत सारे मैप आए हैं ना, वो मैप बता रहे हैं कि बीजेपी कम राज्यों में शासन कर रही है। लेकिन बीजेपी का एक फीचर देखिए कि जिस राज्य में बीजेपी विधानसभाओं में हार जाती है वो वहां से भी सांसद निकाल लेती है। मध्य प्रदेश में सरकार चली गई थी, फिर भी 29 में से 28 जिताए। दिल्ली में 70 में से 60 तो आम आदमी पार्टी जीतती है विधायक, तो विधायक आम आदमी पार्टी जीतती है, लेकिन 7/7 सांसद कौन जीतता है? तो ये पैटर्न को देखिए। दूसरी बात, ये जो पार्टियां हैं ना, सबके सब सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलती हैं। अखिलेश यादव नहीं चलते क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के ऊपर? वो नहीं जाते क्या मंदिर मंदिर? वो नहीं बुलाते क्या धर्मगुरुओं को अपने घर पे? क्या नतमस्तक नहीं होते उनके सामने? बिल्कुल, दिक्कत यहीं पर है।
और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी भी जो है ना, वो अभी चुनाव आएंगे, पहले भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी हमेशा उज्जैन पहुंच जाते हैं, कभी वो भभूत मल लेते हैं, कभी बड़ी बड़ी मालाएं पहन लेते हैं, कभी जनेऊ दिखाते हैं। तो पहले जी तो कांग्रेस क्लियर हो जाए कि वो करना क्या चाहती है। वो करना क्या चाहते संविधान, जी, वो जी संवैधानिक जी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, और वो एक मुद्दों की राजनीति करना चाहती है, प्रगतिशील राजनीति। देश के असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, और दलितों मुसलमानों के प्रति जो अपराध है, महिलाओं की भागीदारी के जो मुद्दे हैं, पिछड़े वर्ग की जो भागीदारी के मुद्दे हैं, जातिगत जनसंख्या का जो मुद्दा है, यही मुद्दे हैं। एक बात मैं बोल के अपनी बात को कंक्लूड कर देता हूं। बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो वोट गेनर्स हैं उनके, जिन मुद्दों पर वोट मिलता है बीजेपी को, उन मुद्दों पे उन्हें काउंटर नहीं किया जा सकता। ये दो सेपरेट बिल्कुल सेट हैं। जिन मुद्दों पर बीजेपी वोट ले लेती है, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी प्रतीक जितने भी हैं, और इन मुद्दों पर उसे काउंटर नहीं कर सकते आप। जितना आप धर्म के मुद्दे पे बीजेपी को काउंटर करेंगे, उतना उसकी बात जो है आसान हो जाती है। आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने गठबंधन तक भी किया था, लेकिन तब भी बीजेपी जो है वहां बड़ी सीट लेकर आई है। तो इतना जी जी आसान बीजेपी को काउंटर करना होगा तो कांग्रेस को पहले तो अपनी वैचारिकी साफ करनी पड़ेगी। वो जातिवाद के खिलाफ खुल के बोले, महिलाओं के अधिकारों के हनन के खिलाफ खुल के बोले, और जो धार्मिक कट्टरता है ना, उसके खिलाफ खुल के बोले कांग्रेस पार्टी। तब जाके वो एक काउंटर पॉलिटिक्स दे पाएगी। अगर वो खुद ही मंदिर मंदिर जाएंगे, गौमूत्र शुद्धिकरण करवाएंगे विधानसभा कर्नाटक में, तो फिर क्या संकेत जाएगा इन पार्टियों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव, स्नेहा, ये आखिरी सवाल इस सेशन का ले रहे हैं, आपसे हम जी। सवाल लेंगे। स्नेहा, जिस प्रकार से ब्रजभूषण सिंह वाला मामला है और ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और ऐसा ही कुछ हमें लखीमपुर खीरी वाले कांड में भी नजर आता है, तिकुनिया वाले कांड में भी। तो जैसे ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव है सरकार के ऊपर कि अगर ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हुई तो जो ठाकुर लॉबी है प्रदेश की, वो कहीं नाराज ना हो जाए। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कार्रवाई, मतलब पहली बात तो क्यों नहीं हो रही है, सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है। और एक और, जहां इतने बड़े खिलाड़ी जिन्होंने देश का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई कई बार नाम रोशन किया है, तो क्या भाजपा डर नहीं रही है, उसको डर नहीं लग रहा है कि अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, तो क्या आने वाले चुनाव, जो आगामी चुनाव है, उसमें उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? गौरव, ऐसा लगता है कि इसकी काट भी बीजेपी ने पहले ढूंढ कर निकाली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से रेसलर के साथ आज का दृश्य देखिए, संसद को घेरने का जो कार्यक्रम बनाया था महिलाओं का, जो महिला रेसलर जाने वाली थी, इतना ही नहीं, किसान नेता भी पहुंचने वाले थे, तो सबको जी जो जी है वो बॉर्डर पर ही रोका गया। और महिला रेसलर के साथ तो इतनी बर्बरता देखी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो उससे ये समझ आता है कि जो सरकार जो है वो मगरूर बन चुकी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस देश की महिलाओं के साथ इस प्रकार की बर्बरता पूरा जब देश देखेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, या कितना फर्क पड़ेगा, कितना नुकसान होगा, इन चीजों को नहीं देख रही हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में लोग भी काफी जो है ना, वो सेंसेशन भी कम हो चुका है। सारे के सारे जो लोग हैं ना, वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि देश में संसद बनी है, और लोग ट्रेंड करवा रहे हैं अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और स्टेटस से ये बता रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ चल रहे हैं। तो वही है, जब हिंदू राष्ट्र की तरफ आप चल रहे हैं तो महिलाओं के साथ इसी प्रकार की बर्बरता होनी है, और वही हो रहा है। वही वो दूसरी हिंदू बात, राष्ट्र का प्रतीक रहा है वो। हाँ, वो हिंदू राष्ट्र का प्रतीक रहा है, वही उसकी पहचान है कि महिलाएं वहां पर पिटाई करती है, महिलाओं की पिटाई होती है, महिलाओं को मारा जाता है। भले ही उन महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ाया हो, हमारे लिए गोल्ड लेकर आए हो, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ इस प्रकार की बर्बरता होती है। लेकिन इसके साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति भी जुड़ी हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा से सांसद आते हैं। वही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ, कैसरगंज से हाँ, सांसद है, गोंडा के रहने वाले हैं, गोंडा के रहने वाले हैं, कैसरगंज। केसरगंज से। जी तो यहाँ पर जो ठोको वाली जो राजनीति यहाँ चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किसके भरोसे पे चलती है? ये ठाकुरों के भरोसे पे चलती है। और ठाकुरों को यहाँ नाराज करना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आने वाले समय में दिक्कतें खड़ी कर सकती है। तो ये एक हो सकता है वीक पॉइंट हो बीजेपी का, जिसको लग रहा होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, सारे ठाकुर जो है वो नाराज हो जाएंगे
और उनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी यहाँ पर ठाकुरों को मिली है। वही क्योंकि देखा है बहुजन समाज पार्टी ने भी कार्यक्रम चलाया कि ब्राह्मणों के साथ कैसे गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ का ठाकुर जो है वो इतना हावी हो रहा है कि दलितों और पिछड़ों को छोड़ो, ये ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है उनको कि जितनी मजबूत राजनीति ठाकुरों को साथ में लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में करती है, उतनी मजबूत नहीं कर पाएगी। ये एक होगी और कुछ काट तो निकाली होगी। और ऐसा भी होता है कि राजनीतिक में कुछ समय के लिए टेम्पररी एक रिएक्शन या फिर टेम्पररी एक्शन कुछ ले सकते हैं, लेकिन कुछ खास बड़ा प्रभाव जो है नहीं दिख रहा है कि वो महिलाओं के साथ जिस प्रकार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, इसके साथ एक लड़की का जो मामला है वो तो उसमें वो नाबालिग लड़की है। तो ऐसे में जो जहाँ पर तुरंत जिनकी गिरफ्तारी होती है जिन घटनाओं को लेकर, वो भी नहीं हो रही है, तो ये काफी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में। लेकिन बशर्ते ये है कि महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है वो आज दिख रहा है कि उस अन्याय के लिए बीजेपी जो है वो जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भाजपा एक बात मुझे बोलनी है, बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भाजपा कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है और कोई उनकी तरफ से बयान भी नहीं आ रहा है। देखिए, बीजेपी बहुत क्लियरली इस बात को समझती है कि अपनी जमीन है ना, उसको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। अगर एक रत्ती भर भी कार्रवाई होगी ना, तो फिर वो एक एडमिशन ऑफ गिल्ट हो जाएगा, कि वो मान लेंगे कि वाकई में गलती थी या वाकई में वो दोषी हैं। या लेकिन बीजेपी क्या है ना कि रिएक्टिव पॉलिटिक्स से बचती है। बीजेपी पॉलिटिक्स की टोन खुद सेट करती है कि वो किस मुद्दे पर राजनीति करेगी, वो भविष्य में बता देगी। लेकिन इस मुद्दे पर अगर वो कोई कदम फिलहाल उठाती है तो वो एक तरह से इसमें फंस जाएगी। और वो क्योंकि उसके पास नंबर्स हैं, उसके पास मीडिया है, उसके पास आंकड़े हैं। अब देखिए, अगर ये मीडिया इनके साथ ना खड़ा होता तो आज पूरी तरह से बखिया उधेड़ दी गई सरकार की कि आप एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संवैधानिक देश के अंदर ये किस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए था जिसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। मतलब आपको सर्वधर्म प्रार्थना की भी क्या जरूरत है, उसकी भी क्या जरूरत है। आप एक सरकारी ऑफिशियल कार्यक्रम करिए, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करिए। और प्रधानमंत्री एड्रेस करते, लोकसभा स्पीकर एड्रेस करते, राष्ट्रपति एड्रेस करती। लेकिन बीजेपी कभी भी रिएक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। बीजेपी टोन खुद सेट करती है, अपने मुद्दे खुद सेट करती है और फिर बाकी लोगों को विवश करती है कि वो उसके मुद्दों पर, उसकी पिच पर कमेंट करें, रिएक्शन दें। और इसीलिए जो बीजेपी है ना, वो इस मुद्दे पर अभी तक अडिगे हिली नहीं है। उनको पता है, अब जैसे आज सारे तत्व वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कल क्या होगा, हो सकता है कोई बड़ा मुद्दा कहीं और पैदा हो जाए और ये मुद्दा अपने आप साइडलाइन हो जाए। बाकी तो मीडिया जो है ना, वो किसी मुद्दे को दबा सकती है, किसी मुद्दे को उठा सकती है। और चुनाव बहुत दूर है 24 के। कांग्रेस पार्टी को, बाकी विपक्षी दलों को साथ बैठना चाहिए और कांग्रेस सब पार्टियों को बुलाए, डिस्कशन करे कि वाकई में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे राज्यों के अंदर राज्यों की पार्टियां बहुत मजबूत हैं और फिर वही स्थिति होगी कि लोकसभा में उनका नंबर घटेगा नहीं और फिर 24 में जो है वहीं की वही सरकार एनडीए की बनी रहेगी। जी बिल्कुल, जो बात ब्रजभूषण सिंह वाला मामला है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से ठाकुरवादी राजनीति का वर्चस्व रहा है और हमेशा से देखा जाता है, शायद यही एक कारण बन रहा है जिस वजह से कार्रवाई भाजपा नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं भाजपा भी जानती है कि अगर कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट फैक्टर आ जाएगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक धड़ा जो है, जो जाटों का जो धड़ा है, वो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी और स्नेहा जी। ऐसे ही और ऐसे ही और मुद्दों पर विश्लेषण के लिए हम लोग आपके साथ आते रहेंगे, दर्शकों के साथ आते रहेंगे और आप तक आपके असल मुद्दों की खबरें हम बहुजन मीडिया, स्नेहा जी और वैभव जी सब लोग मिलकर पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, गुड नाइट।